हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 20 अगस्त। आज की गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ और करंट अफेयर न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, स्टाफ नर्स के आवेदन की तिथि बढ़ गई है। परीक्षा शुल्क 31 अगस्त तक कर सकते हैं जमा। 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड सेकंड जो महिला भर्ती है उसकी परीक्षा 2021 में आवेदन की तिथि 3 सितंबर से बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब ऑनलाइन परीक्षा शुल्क 31 अगस्त तक और ऑनलाइन आवेदन 3 सितंबर तक कर सकते हैं। इससे पहले आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित थी। यूपीपीएससी की ओर से 16 जुलाई को इसके लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस भर्ती के तहत 3012 पदों में 341 पद पुरुषों के लिए जबकि 2671 पदों पर महिला नर्सों को भर्ती किया जाएगा। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में स्टाफ नर्स परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। प्री परीक्षा में अभी काफ़ी समय है, इसके चलते आयोग ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। इसके तहत स्टाफ नर्स पुरुष चिकित्सा एवं शिक्षा प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्टाफ नर्स महिला चिकित्सा एवं शिक्षा प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, केजीएमईओ के लिए भर्ती होनी है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी व आवेदन में किए गए सभी दावों के समर्थन में प्रमाण पत्रों की सुप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी। उद्यान विभाग को मिले 38 सहायक सांख्यिकी अधिकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बृहस्पतिवार रात सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ उद्यान विभाग का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। 39 पदों के लिए हुई परीक्षा में 38 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जबकि ओबीसी वर्ग में योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर एक पद के लिए पुनर्विज्ञापन की संस्तुति की गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित एक पद के सापेक्ष कोई अभ्यर्थी न मिलने पर इस पद को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से भरा गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के एक पद, भूतपूर्व सैनिक के 2 पद एवं दिव्यांग जनों हेतु आरक्षित 2 पद के सापेक्ष अभ्यर्थी उद्यान विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद के लिए यूपीएससी ने इंटरव्यू कुल 194 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन साक्षात्कार में कुल 73 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। साक्षात्कार में यहाँ पर 38 अभ्यर्थी सफल रहे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। ताइवान के तिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अध्ययन में खुलासा, तारों को घेरकर ऊर्जा खींचता है डायसॉन स्फेयर। तो क्या ब्लैक होल से ऊर्जा ले रहे हैं एलियन? आधुनिक सभ्यता के एलियन को लेकर वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। ताइवान के तिशिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने एक अभियान के अनुसार संभावना व्यक्त की है कि एलियन ब्लैक होल से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिकों ने डायसॉन स्फेयर नाम की तकनीक का जिक्र किया है, जो एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है जो तारों को घेरकर उसमें से ऊर्जा खींचता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र में कहा है कि एलियन को सूर्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री टाइगर युवांग का कहना है कि उनकी टीम इस शोध में आगे काम कर रही है। जल्दी पता चल जाए कि एलियन अपनी ऊर्जा से जुड़ी आवश्यकताओं कहाँ से पूरी करते हैं। हर मानदंड पर कर रहे हैं काम। वैज्ञानिकों का एक दल ये भी कह रहा है कि डायनासोर स्फेयर को ब्लैक होल के चारों तरफ बनाया जाता है और तो क्या होगा, वाकया ये काम करेगा और पृथ्वी से इसकी निगरानी की जा सकेगी। मालूम हो कि ब्लैक होल शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के लिए जाना जाता है, जो अपने भीतर आने वाली हर चीज़ को सोख लेता और वापस नहीं निकलने देता। इस दिशा में अब आगे क्या? शोध में शामिल कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोफिजिस्ट लूका कामिंसो का कहना है कि आगे हम ये देखना चाहते हैं कि ब्लैक होल से कितनी दूर तक ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है। उम्मीद है कि इस शोध से अंतरिक्ष में मौजूद एक नई सभ्यता का पता चलेगा। हमारी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है, जिससे दुनिया के सबसे रहस्यमयी पल का पता चल सके। करोड़ों सूर्य के बराबर रोशनी। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल से 10 करोड़ सूर्य से निकलने वाली रोशनी मिल सकती है। संभावना है कि विशालकाय टाइप 2 सभ्यता यहीं से ऊर्जा ग्रहण करती होगी। वैज्ञानिकों को पूरी आस है कि उस दौर में ब्लैक होल ऊर्जा के स्रोत का मुख्य साधन होगा। हालांकि अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। जल्द उठाया जाएगा रहस्य से पर्दा। वैज्ञानिकों का तर्क है ब्लैक होल अपने आसपास की सभी चीज़ों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। ऐसे में संभावना है कि ये ऊर्जा भी इस होल में समा जाती हो, जिसका लाभ एलियन लेते हों। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक कई तथ्यों की जांच पड़ताल में लगे हैं, जिससे पूरी हकीकत पता चलेगी। इस वैज्ञानिक रहस्य से पर्दा जल्द उठ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? आज़ादी के 102 साल बाद फिर कट्टरपंथ के कब्जे में अफगानिस्तान। कट्टरपंथ के कब्जे में आ गया अफगानिस्तान। आज़ादी के 102 साल बाद अफगानिस्तान फिर से तालिबानी कब्जे में चला गया। अफगानिस्तान हर साल 19 अगस्त को ठीक उसी तरह स्वतंत्रता दिवस मनाता है जैसे कि हम भारत में 15 अगस्त को पूरे उत्साह से मनाते हैं। अफगानिस्तान में 19 अगस्त को मनाया जाता है।
तालिबानी राज्य में स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर आम आदमियों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहा कि अब उनके लिए आज़ादी शब्द ही सपने जैसा हो गया है। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। शुरुआती 4 दशक का शासन शांतिपूर्ण रहा। 1919 में तीसरी एंग्लो अफगान युद्ध में जीत से स्वतंत्रता मिली। 1933 से 39 वर्षों तक जाहिर शाह ने देश पर सबसे शांतिपूर्ण शासन किया। 10 साल तक सोवियत संघ के शासन में रहा। 1979 से 10 साल तक सोवियत संघ का राज रहा। विरोध में गृह युद्ध चला। 1989 में सोवियत सेना ने देश छोड़ा। अमेरिकी सहयोग से तालिबान पनपा। 1988 सोवियत जवानों का फूल देकर स्वागत किया गया। 2001 बारमेयाना की जो युद्ध हुआ की प्रतिमा को बहा दिया गया। 2002 बगराम एयरबेस पर पहुंचे अमेरिकी फौजी। 1902 से 1996 तक गृह युद्ध से जूझा। 1996 से 2001 तक तालिबान का शासन रहा। कब तक? 1996 से 2001 तक। 2001 में अमेरिका और नाटो देशों का दखल देना हुआ और 2004 से 2014 तक करजई का शासन रहा। 2015 से अमेरिकी सेना की वापसी की शुरुआत हुई। बिना लड़े ही काबुल पर कब्जा कर लिया। 2021 में अमेरिकी सेना के पूरी तरह से वापसी के ऐलान के बाद ही तालिबान ने हमले तेज कर दिए। 15 अगस्त को लड़ाकों ने काबुल पर बिना जंग लड़े ही कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर भाग गए। 1919 में तीसरे युद्ध के बाद अंग्रेज़ों से मिली आज़ादी थी इसे अफगानिस्तान को। 100वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दी थी बधाई। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। एन.के. सिंह आईईजी के अध्यक्ष बन गए हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को 16 अगस्त को आर्थिक विकास संस्थान आईईजी सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह लेंगे। मनमोहन सिंह इस महीने की शुरुआत में ही आईईजी के अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। वहीं सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास सोसाइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन और प्रोफेसर अजीत मिश्रा संस्थान के निदेशक हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से हटने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बढ़ती उम्र और ख़राब स्वास्थ्य के कारण मुझे कई सक्रिय कर्तव्यों से हटना पड़ रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको अब अगुवाई के लिए किसी दूसरे लीडर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे विश्वस्त एवं योग मित्र एन.के. सिंह अब आईईजी सोसाइटी का नेतृत्व बतौर अध्यक्ष के तौर पर करेंगे। आईईजी उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक स्वायत्त बहु विषयक केंद्र है जिसकी स्थापना 1952 में प्रख्यात अर्थशास्त्री BKRB राव ने की थी। आईईजी का शोध 9 व्यापक विषयों में आता है जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण और संसाधन, अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण और व्यापार, उद्योग, श्रम और कल्याण, मैक्रो आर्थिक नीति और मॉडलिंग, जनसंख्या और विकास, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक संरचना शामिल है। एन.के. सिंह ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में परास्नातक किया है। सिंह ने कई वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर कार्य किया है। वह 1991 के भारत के आर्थिक सुधारों के दौरान सलाहकारों और रणनीतिकारों के मुख्य समूह का हिस्सा रहे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेट पीजी परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नेट पीजी प्रवेश परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित होगी। इसमें एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र पीजी में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर परीक्षा की तिथि की घोषणा की। उन्होंने उम्मीदवारों को परीक्षा की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान की। कोरोना के कारण पहले यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या मोबाइल प्रतियोगी परीक्षा भत्ता भी। सीएम ने विधानसभा में की घोषणा। संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति। 3000 करोड़ का युवाओं के लिए एक विशेष कोष हो रहा है तैयार। अनुपूरक बजट को कोरोना योद्धाओं और फील्ड कर्मचारियों को समर्पित बताया। प्रदेश सरकार का 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या मोबाइल का तोहफा देगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर सदन को संबोधित करते हुए सौगातों की बरसात की है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में। 1 घंटे से कुछ अधिक समय तक सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए एक कविता की पंक्तियां भी पढ़ी। नए युग का सृजन युवक तुम्हारे हाथों में। समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे हाथों में। प्रबल फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है।
निराश्रित महिलाओं के लिए जल्द योजना। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश सरकार के 12 लाख पेंशनधारियों और 16 लाख कर्मचारियों को 1 जुलाई से 11% की बढ़ोतरी के साथ 28% महंगाई भत्ता देने का भी ऐलान किया। उन्होंने अधिवक्ता कल्याण निधि को भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की बात कही है। सीएम ने कहा कि सरकार निराश्रित महिलाओं के लिए जल्द योजना लेकर आ रही है। पिछली सरकारों में संस्कृत की उपेक्षा की जाती, लेकिन उनकी सरकार की ओर से संस्कृत विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी और संस्कृत विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर जल्द ही मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पवन ऊर्जा क्षमता के आंकड़े दिए हैं। आम धारणा है कि पवन ऊर्जा ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि करीब 83% पवन ऊर्जा प्रतिष्ठान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता कर्नाटक की है, उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट पर कर्नाटक, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर गुजरात है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। कच्चा तेल 3 महीने में सबसे सस्ता हो गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में $66 प्रति बैरल पहुंची कीमत। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। पिता के लिए तीसरा स्वर्ण चाहते हैं देवेंद्र। कैंसर पीड़ित पिता का पिछले वर्ष हो गया था निधन, जिद करके भेजा था तैयारियों के लिए। देवेंद्र झाझरिया को पैरालंपिक चैंपियन बनाने में उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। देवेंद्र को याद है जब वह 2004 एथेंस पैरालंपिक खेलने जा रहे थे तो उन्हें विदाई देने वाले अकेले उनके पिता राम सिंह थे। उस वक्त उनके पिता ने देवेंद्र से कहा था, यहाँ से अकेले जा रहे हो, लेकिन वहाँ पदक जीता तो दुनिया पीछे होगी। 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन बाबू देवेंद्र खुलासा करते हैं कि वह अपने पिता के लिए टोक्यो में तीसरा पैरालंपिक स्वर्ण जीतने के लिए जी जान लगा देंगे। देवेंद्र के मुताबिक बीते वर्ष अक्टूबर में कैंसर से जूझ रहे उनके पिता ने उन्हें जबरन तैयारियों के लिए गांधीनगर भेज दिया था। कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। उनसे अंतिम क्षणों में बात भी नहीं कर सके। रियो के भाले को टोक्यो में आजमाएंगे। 2004 और 2016 पैरालंपिक में विश्व कीर्तिमान के साथ भाला फेंक का स्वर्ण जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया इस बार भी विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने की तैयारी में है। देवेंद्र के मुताबिक वे उसी भाले को टोक्यो में प्रयोग करेंगे जिसका उन्होंने रियो पैरालंपिक में किया था। बेटा बोलता है, पापा घर कब आओगे? देवेंद्र खुलासा करते हैं वो पिता के कारण ही दोबारा गांधीनगर में तैयारियों में जुट गए। इसके बाद उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए घर का मुंह देखा। उनका 6 साल का बेटा उन्हें घर आने के लिए बोलता है, गुस्सा भी होता है, लेकिन वह उसको चॉकलेट का बहाना बताकर शांत कर देते हैं। पिता ने कभी निराश नहीं होने दिया। बीते वर्ष अक्टूबर माह में उनके पिता को फेफड़ों का कैंसर निकला। पिता ने कहा कि तुम्हारे 2 छोटे भाई यहाँ हैं, दोनों संभाल लेंगे, लेकिन तुम रुकोगे तो तैयारियाँ प्रभावित होंगी। तुम्हें देश के लिए तीसरा पैरालंपिक स्वर्ण जीतना है। देवेंद्र जयपुर से गांधीनगर आ गए, लेकिन 23 अक्टूबर को फ़ोन आया कि पिता की हालत नाजुक है। तुरंत वहाँ से भागे, पर जब तक पहुँचते तब तक पिता जा चुके थे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।